हेलो बच्चों, मैं ऋषि आपका साइंस टीचर। और आज हम लोग नाइन्थ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर कहते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए जो बेस होता है ना, वो नाइन्थ क्लास होता है। तो उसी बेस को जो आप आईआईटी या इंजीनियर आगे फर्दर 11th-12th में करेंगे, उसके लिए फाउंडेशन आपको यहीं से स्टार्ट करना है। तो हम उसी चीज़ को ध्यान में रख के आगे फर्दर हम अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और वो चैप्टर हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन होगा। अभी आप लॉकडाउन में क्लासेस ऑनलाइन ले रहे होंगे, प्रॉपर जब तक इंटरेक्ट नहीं होता टीचर से तो दिक्कत तो आती है, लेकिन क्या करें हम लोग, हमें इसी चीज़ को अभी झेलना है इस सीजन में। तो आज स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन आपने बहुत सुना होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम उस लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे और आज हम फोर्स की भी बात करेंगे। सबसे पहला, यानी फोर्स है क्या, फोर्स क्या है और मोशन क्या है। मोशन आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, आपने प्रीवियस चैप्टर में मोशन के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ा है। मोशन क्या है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में। और मोशन और रेस्ट जो है ना, एक को रिलेटेड है। एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे आप बस में बैठे हैं तो आपके जो बगल में बैठा है उसके लिए आप रेस्ट में हैं, लेकिन बस से जो बाहर खड़ा है उसके लिए आप मोशन में। तो ये काफ़ी डिटेल्स आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, मोशन वाले चैप्टर में। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे और फोर्स की बात करेंगे। फोर्स क्या है, फोर्स एक फैंसी वर्ड कह लो। फोर्स का मतलब है पुश एंड पुल। किसी चीज़ को मैं पुश कर रहा हूँ, इसको मैंने धक्का दिया, पुश कर रहा हूँ, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इसको पुल किया, तब भी मैंने फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स रेफर्स टू पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तब भी आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप पुल कर रहे हैं तब भी आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और ये फोर्स वैसे तो बहुत तरह का है, लेकिन हम यहाँ पे दो कंसेप्ट मेनली फोर्स की बात करेंगे, बैलेंस्ड फोर्स एंड दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फोर्स आपने बताया कि पुश एंड पुल, दैट इज फोर्स। अब इस फोर्स में पुश और पुल करने से क्या क्या चेंज आ सकता है। सबसे पहले अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको आपने फोर्स लगा दिया, हिट कर दिया, बॉडी मूव कर जाएगा। तो फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी, पहला। और क्या कर सकता है ये फोर्स, इसको मैंने फोर्स लगा के तोड़ दिया तो इसका क्या होगा, शेप चेंज हो गया। तो फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। एक बॉल आ रहा है, मैंने धक्का दे दिया, बॉल के डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। तो फोर्स मतलब किसी भी चीज को पुश करना, किसी भी चीज को पुल करना। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। ठीक है, मोशन प्रोड्यूस कर सकता है फोर्स। तो आज इस फोर्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस फोर्स को हम अभी दो तरह से लेके चलेंगे, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। अब देखो, यहां एक ऑब्जेक्ट है, अब हमने इधर से भी फोर्स लगा दिया। इसका यूनिट आपने पढ़ा था, फोर्स को न्यूटन ने डिस्कवर किया, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन है। ठीक है ना। अब एक ऑब्जेक्ट को इधर से भी फोर्स लगा दिया, एक ने इधर से इसको फोर्स लगाया, ये F1 फोर्स लगा, ये F2 फोर्स लगा। ठीक है, और ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है। तो ये ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स कितना लगा, ये मार्कर है, इसमें मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं, कोई मेरे इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा दे, नेट क्या हो गया, जीरो। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए ना, उस फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, जहां पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, पोजीशन चेंज नहीं हो सकता। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है ना। तो अगर बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना, तो हम कहते हैं उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। रेस्ट में जैसे इक्वल, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। अब यहां पे देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पे मैंने 10 न्यूटन इधर दिया,
इस पे मैंने 10 न्यूटन इधर दिया, नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गया। तो जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए ना, क्योंकि 10 न्यूटन से इधर आपने पुल किया, 10 न्यूटन से इधर आपने पुल किया, नेट इस पर जितना दिया उतना ही इधर दोनों डायरेक्शन में दे दिया, नेट फोर्स क्या हो गया, 0। अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है तो हम कहते हैं ये क्या है, बैलेंस फोर्स है। अब बैलेंस फोर्स, दैट फोर्स इन विच बॉडी डज नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ नेचर, यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह रहा है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रह रहा है, वो अपना स्टेट ऑफ नेचर को चेंज नहीं कर रहा, तो उस फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करता है, अनबैलेंस फोर्स के वजह से ही ऑब्जेक्ट मूव करता है। अगर बॉडी, अगर यहां पे देखो ये है 5 न्यूटन और इधर से मैंने लगाया 2 न्यूटन, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका रह गया 3 न्यूटन, यानी 5 इधर पुल कर रहा था, 2 इधर कर रहा था, तो नेट कितना बचा, 3। तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आता है, ठीक है। अब ये फोर्स का यूनिट जो है, हम बार बार कह रहे हैं न्यूटन, ये न्यूटन है क्या, फोर्स का यूनिट न्यूटन क्या है, ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग कुछ। तो बैलेंस फोर्स मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, बट अनबैलेंस फोर्स बॉडी का स्टेट ऑफ नेचर चेंज कर देता है, स्टेट ऑफ नेचर चेंज कर देता है, मतलब अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देता है, रेस्ट में है तो उसको मोशन में प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहां हम अब स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक आप उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएं। यानी किसी बॉडी पे जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, बॉडी अपना स्टेट ऑफ नेचर चेंज नहीं करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इफ ए बॉडी इन रेस्ट be continuous in rest, if a body in motion continue in a motion in a straight line unless until it is compelled by some external force। मतलब बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट पे जब तक आप नहीं लगाएंगे, बॉडी का स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, unless until it is compelled by some external force। that is the Newton's first law। बहुत तरह के एग्जाम्पल है, अगर अब मैं पूरा यूनिवर्स हमारा रोटेट कर रहा है, ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के वजह से पूरा एवरी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है और कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर एक फोर्स नहीं लग रहा है जो उसको रोक रहा है। आप देखते होगे एक और एग्जाम्पल, व्हेन बस सडनली स्टार्ट, पैसेंजर इन द बस फॉल बैकवर्ड। अगर आप बस में खड़े हैं, बस सडनली स्टार्ट किया तो आप पीछे की तरफ गिर जाएंगे। रीजन क्या है, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। आप बस में हैं, बस एट रेस्ट, आपकी बॉडी एट रेस्ट, तो बस जब सडनली स्टार्ट मूव करता है तो आपका बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहता है, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया एट रेस्ट की बात, इनर्शिया रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया एट रेस्ट कहता है अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, इनर्शिया इन मोशन कहता है अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, इनर्शिया इन डायरेक्शन कहता है कि बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एग्जाम्पल थे कि वाई पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट टू मूव, यानी कोई बस जब एकाएक स्टार्ट होता है तो उसमें जो पैसेंजर बैठा है वो पीछे की तरफ गिरता है। रीजन क्या है, बस रेस्ट में है इनिशियली, पैसेंजर इन द बस वो भी रेस्ट में है, तो जो बस सडनली स्टार्ट होता है तो उसके जो पैसेंजर है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की तरफ गिरता है, ठीक है। दूसरा हमारा, जब आप बस में मूव कर रहे हैं, बस मूव हो रहा है और आप बस में बैठे हुए हैं, बस अगर सडनली स्टॉप हुआ तो आप आगे की तरफ गिर जाएंगे। वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन बस सडनली स्टॉप्स।
रीज़न क्या है? बस मूव हो रहा है, बस इज इन मोशन, बस मूव कर रहा है, आपका बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन बस सडनली जब स्टॉप होता है ब्रेक लगाने से, तो आपका बॉडी मोशन में रहना चाहता है, इसलिए आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। अब फिल्म वगैरह में देखते हो, हॉर्स राइडर हॉर्स चला रहा है, हॉर्स चला रहा है, हॉर्स में पैर में लगता है, राइडर बिल्कुल आगे जाके गिर जाता है, घुड़सवार बहुत आगे जाके गिरता है। रीज़न ये है, हॉर्स के साथ, घोड़े के साथ वो जो उसका जो घुड़सवार है, राइडर है, वो भी मोशन में है, ठीक है। लेकिन जब एकाएक घोड़े के पैर पे कुछ लगता है, तो घोड़ा तो वहीं रुक गया, लेकिन उसके उसके ऊपर जो बैठा इंसान है वो मोशन में रहना चाहता है और वो बहुत आगे जाके गिरता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप जैसे आप पेड़ के चले जाओ, पेड़ की टहनियों को ऐसे बहुत तेज़ हिलाओ, आप बहुत तेज़ हिलाओगे तो देखोगे उसके लीव्स या उसमें जो फल लगे वो नीचे गिर जाता है। रीज़न क्या है? अब ये इसमें ये ट्री है, इसको आपने सडनली मोशन में ला दिया, तो ब्रांच तो आपने मोशन में ला दिया, लेकिन जो पत्तियां, जो लीव्स है, वो वहीं रहना चाहता है। अब यहां से मैंने इसको सडनली मोशन में, ये लीव्स है तो ये अपने पोजीशन में रहना चाहता है, तो ये क्या होता है, ये तो ब्रांच, ये जो सपोज मार्कर मेरा ब्रांच है, ये मेरा उंगली अगर लीव्स है, तो मैं सडनली इसको मोशन में लाता हूं, तो ये तो मोशन में आ जाता है और लीव जो है अपने पोजीशन पे ही रहना चाहता है। तो व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ ट्री, लीव्स कम्स आउट फ्रॉम द ट्री, दैट ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। अब डेली लाइफ में भी देखते होगे ना, अब गीला कपड़ा धोते हैं, पानी से निकालने के बाद क्या करते हो, बहुत तेज उसको ऐसे वेट कपड़ा को क्या करते हो, झड़क देते हो, उससे क्या होता है, आप देख लेंगे पानी निकल गया। अब हुआ क्या, जब एक कपड़ा गीला है, अब मैंने इसको पानी में निकाला, अब हम क्या करते हैं, इसको सडनली ऐसे मोशन में देते हैं, सडनली ऐसे मोशन में दिया तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स वो अपने पोजीशन में रह जाता है और क्लॉथ क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर बॉडी, क्योंकि आपने फोर्स किस पे दिया था, क्लॉथ पे, वाटर ड्रॉपलेट पे फोर्स नहीं लगाया, तो क्लॉथ तो मोशन में आ गया, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट अपने पोजीशन पे रह जाता है। तो जब वेट क्लॉथ को या गीला कपड़ा को हम ऐसे झाड़ते हैं या ऐसे ऐसे झाड़ते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट निकल जाता है, ड्यू टू इस जड़ के वजह से क्लॉथ मोशन में आ गया, क्लॉथ का आ गया आपका मोशन में आ गया, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट जो है वो अपने पोजीशन में रहना चाहता है, इसलिए वो क्या होता है, वहीं रह जाता है। आपने ऐसा और एग्जांपल देखा, व्हेन वी हिट द कारपेट विद स्टिक, डस्ट कम्स आउट। अगर ये कारपेट है, इसको मैं अगर छड़ी से हिट करता हूँ तो डस्ट निकलता है, क्यों, आपने इसको ऐसे हिट किया तो क्लॉथ तो मोशन में आ गया। ऐसे सपोज कि यहाँ वाटर ड्रॉपलेट, इसमें डस्ट पार्टिकल है, अब आपने इसको ऐसे हिट किया, हिट करने से क्लॉथ मोशन में आ गया, लेकिन ये जो ड्रॉपलेट, छोटे छोटे जो ड्रॉप्स है, एयर डस्ट है, वो डस्ट पार्टिकल अपने पोजीशन में ही रह जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। एक तो बस वाला एग्जांपल, व्हेन बस सडनली स्टार्ट पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, बस सडनली स्टॉप पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। एक ने हमने एग्जांपल ट्री वाला लिया, हमने क्लॉथ वाला एग्जांपल लिया, हमने कारपेट वाला एग्जांपल। ऐसे बहुत तरह के एग्जांपल्स है डेली लाइफ में जो आप देखेंगे जहाँ पे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एक्ट होता है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ ए बॉडी इन रेस्ट वी कंटिन्यू इन अ रेस्ट, इफ ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इन अ मोशन अनलेस अंटिल इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, स्थिर है, तो स्थिर ही रहेगा, और कोई बॉडी गति में है, मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा, जब तक आप उस पर बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे। जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। वो कहता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब दूसरा है हमारा एक सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ करने से पहले हमें दो चीज देखना है। पहला समझना है हमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन। डेल्टा, ये इसको हम स्मॉल चेंज dv बाई dt इसको बोलते हैं। यानी इसको ऐसे लिखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप अभी जा रहे हैं, अब मैं जा रहा हूं अभी सपोज करो कि 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर, इसमें फोर्स लगा दिया किसी ने बाहर पीछे से,
धक्का दे दिया मुझे, मेरी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने मुझे लगा 2 मिनट। तो क्या वेलोसिटी में कितना चेंज आया? वेलोसिटी में चेंज आ गया, ये हमारा फाइनल है, फाइनल को मैंने दे दिया वी नेम, हमारा इनिशियल था हमने दे दिया यू, और ये हमारा टाइम है, ठीक है, मिनट, इसको फिर सेकंड में कर दो या 2 सेकंड ही रखो, 2 सेकंड टाइम में। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो होता है, एक्सेलेरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कितना हुआ, देखो इसको v लिया, इसको इनिशियल u लिया अपॉन t, तो चेंज कितना हुआ, v कितना है हमारे पास 20 माइनस 10 अपॉन 2, यानी ये हो गया 10/2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कंसेप्ट हमने पहला चैप्टर जो मोशन है उसमें काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा होगा, ठीक है। इसको हम फिर आगे एक बार जब रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे चैप्टर का, तो इस एक्सेलेरेशन के बारे में भी बताएंगे आपको। अभी हमें इसमें सेकंड लॉ में यूज़ करना था एक्सेलेरेशन, इसलिए थोड़ा सा मैंने बेसिक कंसेप्ट इसका बताया। एक्सेलेरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। जरूरी नहीं है कि अगर बॉडी में वेलोसिटी नहीं है तब भी बॉडी में अगर वेलोसिटी नहीं है तब भी एक्सेलेरेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैन ए बॉडी हैव एक्सेलरेशन विद जीरो वेलोसिटी, क्या ऐसा सिचुएशन है जब बॉडी का वेलोसिटी जीरो है लेकिन फिर भी उसमें एक्सेलरेशन है? आंसर इज यस। कब? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं ना, ऊपर जाता है, यहां फेंक दिया, यहां रुक जाएगा, वो रुकेगा और फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगा। तो जब रुक जाएगा तो यहां पे वेलोसिटी इसका क्या हो गया, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन रहता है, कौन? वो अर्थ जो लगाता है फोर्स, उसके वजह से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन हो, ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ऐसा है कि जब वेलोसिटी जीरो है तब भी एक्सेलरेशन है, कॉन्स्टेंटली कोई बॉडी एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब भी उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। जैसे कोई भी बात सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब भी उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, एक कांस्टेंट वेलोसिटी समझते हो, बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन सेड टू बी यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या था, इफ ए बॉडी डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, फिर अगले घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है, फिर नेक्स्ट में 4 किलोमीटर जा रहा है, मतलब हर एक घंटे में उसकी स्पीड चेंज हो रहा है, दैट इज क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं इसको। यूनिफॉर्म मोशन वो था जब ऑब्जेक्ट हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, इक्वल डिस्टेंस, यानी फर्स्ट आवर में 1 किलोमीटर गया, सेकेंड आवर में 1 किलोमीटर गया, थर्ड आवर में 1 किलोमीटर गया। तो अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल स्पीड से तो मोशन कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो ये मोशन वाला एक चैप्टर में आपने काफी डिटेल्स में पढ़ा होगा, हमें तो बस थोड़ा सा एक एक्सेलरेशन का काम था इसलिए हमने बेसिक कंसेप्ट आपको बताया। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब एक वर्ड आता है मोमेंटम। मोमेंटम का क्या मतलब होता है? मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। सपोज करो कि ट्रेन और एक साइकिल दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहा है, अब दोनों को रोकना है, ठीक है। तो क्या साइकिल के ब्रेक से ट्रेन रुक पाएगा? नहीं, साइकिल से ब्रेक से ट्रेन नहीं रुक पाएगा। ट्रेन के लिए आपको हैवी ब्रेक चाहिए, साइकिल का आपके लिए इजी हल्का सा ब्रेक चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करता है किस में कितना मोशन होगा, किस में कितना हमें फोर्स अप्लाई करना है, कितना किसको रोकना है, ये सारा क्वांटिटी ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है? दैट इज मोमेंटम। यानी साइकिल के ब्रेक से नहीं रुके, क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा था, उसका मास ज़्यादा है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, इसलिए उसको ज़्यादा आपको पावरफुल ब्रेक, यानी पावरफुल ब्रेक मतलब अपोजिंग फोर्स जो रोकता है, तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। तो मोमेंटम ये चीज़ हमें बताता है, ठीक है। आप सपोज करें कि एक ट्रक है एक साइकिल है, दोनों 20 की स्पीड से जा रहे हैं, दोनों पे ब्रेक लगा दिया हमने, कौन ज़्यादा डिस्टेंस पर रुकेगा? तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा वो सारा हम डिस्कस करेंगे अभी। तो मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ
मोशन कंटेन इन ए बॉडी, किस बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है ये सारा डिसाइड करता है मोमेंटम। और मैथमेटिकली मोमेंटम जो है ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और मास का यूनिट क्या हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का जो यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। मास का किलोग्राम, अब वेलोसिटी आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम हो गया मीटर केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। अब यहां पे देखो, यहां पे एक चीज, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो। मोमेंटम तो आपको समझ आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई पूछे व्हाट इज मोमेंटम तो जनरली कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नहीं, वो तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। किस बॉडी में कितना मोशन होगा मोमेंटम से डिफाइन करते हैं। अब सपोज करो कि दो बॉडी हमारे पास, ठीक है, एक है बॉडी, पहला एक हैवी बॉडी एक लाइटर बॉडी है, ठीक है ना। तो मोमेंटम ऑफ हैवी बॉडी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ लाइटर बॉडी। दो बॉडी है, दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक है, मोमेंटम सेम है। सपोज करो एक बुलेट हमने फायर किया, बुलेट हमने फायर किया और ट्रेन भी मूव कर रहा है और दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक है, दोनों का मोमेंटम सेम है। अगर आपसे मैं पूछूं कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप तो फटाक कह दोगे वेलोसिटी की, बुलेट की स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन क्यों, कैसे? मैंने कहा दो बॉडी है, एक हैवी बॉडी है एक लाइटर बॉडी है, एक बहुत भारी है एक बहुत हल्की बॉडी है, लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम है। तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो आपने कह दिया कि जो बुलेट लाइटर है, ट्रेन बहुत बड़ा है, बहुत मास है, इसलिए उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन ये प्रैक्टिकली आपको पता है, लेकिन क्यों, चीज देखो। तो एक मैं ट्रेन ही ले लेता हूं, मोमेंटम ऑफ ट्रेन और मोमेंटम ऑफ बुलेट, पी रेफर्स टू मोमेंटम, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों का मोमेंटम सेम है। मोमेंटम का अभी फॉर्मूला बता, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ ट्रेन का मतलब मास ऑफ ट्रेन इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। मोमेंटम ऑफ बस का मतलब, बुलेट का मतलब मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो m डिवाइड किया mt बाय एम बी इजकल्स टू वी बी बाई वी टी। अब यहां पे देखो ध्यान से, मास ऑफ ट्रेन तो ज्यादा होगा ही मास ऑफ बुलेट से, मास ऑफ ट्रेन मास ऑफ बुलेट से ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा है इसका मतलब ये इधर देखो, अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अगर ये ज्यादा है तो इक्वल होने के लिए वीबी को ज्यादा होना होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अगर दो बॉडी का मोमेंटम सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और इसको ग्राफ में अगर तुम दिखाओगे तो ग्राफ में इस तरह से, ग्राफिकल मोशन में मोमेंटम मास वर्सेस वेलोसिटी ये इस तरह से बनेगा एट कांस्टेंट मोमेंटम। अगर दो बॉडी का मोमेंटम सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम है। अब सपोज करो मैं आपसे कह दूं, उल्टा कर दे क्वेश्चन को, कि दो बॉडी है जिसकी वेलोसिटी सेम है, दो बॉडी है जिसकी वेलोसिटी सेम है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में, केस सेकंड ले लिया मैंने। एक लाइटर बॉडी है एक हैवियर बॉडी है, एक लाइटर बॉडी है और एक हैवियर बॉडी है, दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइटर, बुलेट ही रखते हैं, बुलेट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, एग्जांपल लिया। तो यहां पे देखो वेलोसिटी इक्वल से क्या हो गया p बाई एम, यहां से अब निकालोगे वेलोसिटी इक्वल्स टू p बाई एम। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट का मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ बुलेट, ये इस वाले कंसेप्ट से। और वेलोसिटी यानी मोमेंटम ऑफ ट्रेन अपॉन मोमेंटम ऑफ
मास ऑफ ट्रेन। देयरफॉर यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो मास ऑफ ट्रेन इसको इधर ले गया, बाय मास ऑफ बुलेट इक्वल्स टू पी टी बाय पी बी, इसको अरेंज किया। अब देखो ट्रेन का मास तो ज़्यादा होता है, बुलेट के मास से ज़्यादा है ट्रेन का मास, मास ऑफ बुलेट ट्रेन ग्रेटर देन मास ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ बुलेट। मतलब अगर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी दो बॉडी का इक्वल है, कांस्टेंट है, उस केस में जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। यानी अगर हम ग्राफ देखेंगे मोमेंटम वर्सेस पी वर्सेस एम का, ये इस तरह से जाएगा, जितना मोमेंटम बढ़ेगा उतना ही मास बढ़ेगा, जितना मास बढ़ेगा उतना मोमेंटम बढ़ेगा, यानी दोनों एक साथ प्रोपोर्शनली चलता जाएगा। कब? एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब बात है कि मोमेंटम हम क्यों कर रहे हैं। मोमेंटम तो आपको बता दिया कि मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। अगर बॉडी में सेम मोमेंटम मोमेंटम मैथमेटिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। अब मोमेंटम हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी, मोमेंटम का क्या मतलब है इस चैप्टर में। मोमेंटम में अब देखो m इक्वल्स टू एम वी, ठीक है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अभी हमने फोर्स का एक कंसेप्ट जब पढ़ा था, फोर्स क्या क्या कर सकता है, अभी हमने डिस्कस किया था फोर्स कैन चेंज मोशन ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। तो अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, अभी हमने एग्जांपल लिया था, ये मास m है और ये अभी चल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, ठीक है। अब इसमें हमने फोर्स लगा दिया बाहर से, 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया। अब फोर्स लगाने से स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सपोज को इसका स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, मास तो वही है, मास रिमेन सेम, बट फोर्स लगाने से बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है। फोर्स जितना लगाओगे बॉडी में स्पीड उतना ही ज्यादा चेंज होगा। ये सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन का सेकेंड लॉ। यानी आप फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गया। ये हमें न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ यानी ये कहता है फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट का मतलब टाइम के साथ किसी भी चीज में जो चेंजेज आता है, रेट मतलब changes with time, तो change in momentum upon time। तो change in momentum, सपोज कि मैंने एक फाइनल मोमेंटम लिया और इनिशियल मोमेंट, चेंज मतलब क्या, डिफरेंस, फाइनल कितना इनिशियल कितना, वो जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। अब मोमेंटम अभी हमने बताया, मोमेंटम क्या होता है हम लोग, मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम द फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम जनरली u से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली, ऑलवेज ट्रू जरूर नहीं है। तो फाइनल को लिख दो m इंटू वी माइनस एम इंटू यू अपॉन टी। m यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास है, बॉडी का मास है, u इसका इनिशियल वेलोसिटी है, v इसका फाइनल वेलोसिटी है। तो f यहाँ m कॉमन ले लो, तो देखो v माइनस यू बाई ए, सॉरी v माइनस यू बाई टी। अभी पीछे क्या एक्सलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, एक्सलेशन तो नहीं पढ़ा था ना कि चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी, इसी को तो हम एक्सलेशन कहते हैं। तो f इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब जब भी एक प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है k, इसको जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेना होता है हमें, f इक्वल्स टू एम ए, और ये कांस्टेंट हमने ले लिया यहाँ पे k,
और इस k की वैल्यू है 1, तो देयरफॉर k की वैल्यू 1 है, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ma। अब अभी न्यूटन का सेकंड लॉ क्या पढ़ा था हमने? न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और सॉल्व करते करते हमारा रिलेशन क्या आ गया? हमारा रिलेशन आ गया कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से इस न्यूटन का जो सेकंड लॉ है यहां से एक दूसरा डेफिनेशन भी बन जाएगा। अब दूसरा डेफिनेशन क्या बन गया? तो फोर्स जो है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जो है किसी भी बॉडी पे, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ फोर्स मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फोर्स, उसी डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं। तो यहां से दो डेफिनेशन बन गया। पहला, एक तो यहां से न्यूटन का सेकंड लॉ ये भी हम लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दूसरा डेफिनेशन, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यानी ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसका एक और नेम होता है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम को एक और नेम देते हैं हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इम्पल्स, सॉरी मैं इनर्शिया बोल गया, इसको इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम, छोटे से फोर्स इनटू टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक चीज़ और देखो, अगर हम यहीं से देखें तो इसको अगर इधर चला जाए तो फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स। वो आप हायर में पढ़ोगे। तो ये जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ पहला तो यही हो गया, दूसरा हो गया फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए? मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अलोंग ही होना चाहिए। सेकंड, इसका एप्लीकेशन कहां देखते हैं आप? सेकंड लॉ का एप्लीकेशन कहां है? फर्स्ट लॉ का तो हमने बहुत सारे एग्जांपल ले लिया कि हॉर्स वाला ले लिया, बस वाला ले लिया, कारपेट ले लिया, क्रॉस ले लिया, ब्रांच ऑफ ट्री ले लिया। सेकंड का जो एप्लीकेशन उससे भी ज्यादा है, सेकंड लॉ ऑफ एप्लीकेशन। आप देखते हुए कि कोई भी जो ग्लास या टेलीविजन या कोई भी चीज़ आप सेट खरीदते हैं ना, जो टूटने वाला था, उसको चारों तरफ थर्मोकोल से हम भर देते हैं। ठीक है, सपोज कि ये मेरा ग्लास है शीशे का, ठीक है, ये हम खरीद के लाए। इसको जब पैक करते हैं ना बेटा, तो पैक करने के लिए इसके चारों तरफ क्या करता है? एक थर्मोकोल का सीट लगा देते हैं। ऐसे टेलीविजन वगैरह भी आप खरीदते होगे तो इस तरह के सीट लगा देते हैं। क्यों ऐसा लगा देता है? ये इसलिए लगा देता है कि जब यहाँ से फोर्स लगे, बाहर से फोर्स लगे, इस फोर्स को यहाँ तक पहुँचने में, शीशे तक पहुँचने में इस थर्मोकोल से गुजरना होगा। तो थर्मोकोल से गुजरने में इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो टाइम जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फोर्स उस पर उतना ही कम लगेगा, यानी मोमेंटम उसमें उतना ही क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो जितना चेंज इन मोमेंटम मतलब फोर्स उतना ही कम लगेगा। आप देखते होंगे जब क्रिकेटर जो है ना बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे करता है। बॉल कैच किया, हाथ के साथ ऐसे नीचे कर दे, ऊपर से एक बॉल आया, इसको नीचे कर लिया। मतलब क्या? जब ये बॉल इसके हाथ में हिट किया तो बॉल ये ड्यूरेशन को उसने बढ़ा दिया, टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा दिया। तो जितना टाइम बढ़ाएंगे आपको फोर्स उतना ही कम लगेगा, आपको फोर्स उतना ही कम लगेगा। एक ग्लास को अब तुम इस फर्श पे गिरा दो, तुरंत टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट फोर्स का टाइम बहुत कम है। जितना कम टाइम होगा उसको फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। और यही चीज़ अगर मैं गद्दा डाल दूं, एक फोर्स लगाऊं, तो गद्दे को पहले दबाएगा फिर फर्श तक जाएगा, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो उसमें फोर्स कम लगता है। तो ये हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आज आप इसको एक रिवाइज कीजिए, इस सारे टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। हाँ, एक चीज़ और, अभी हम लोग ने पढ़ा कि वन न्यूटन क्या होता है। देखो यहाँ पे तो अभी हमने एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि वन न्यूटन, न्यूटन इज द फोर्स ऑफ यूनिट, न्यूटन इज द फोर्स ऑफ यूनिट एंड फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इफ
m इक्वल्स टू 1 kg, m इक्वल्स टू 1 kg और a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो f इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये कि एक 1 kg ऑब्जेक्ट, 1 kg ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लाने के लिए जितना आप फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, दैट फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produce a acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड of 1 kg ऑब्जेक्ट। एक 1 kg 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसको उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड लाना है, इसके लिए हमें जितना फोर्स लगाना होगा दैट फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चे इसको रिवाइज कीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स का थर्ड लॉ की बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है न्यूटन का थर्ड लॉ, और बार बार आप इसको थोड़ा सा डीपली पढ़िए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि आगे अगर आपको कुछ करना है तो 9th का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और हाँ, फटाफट आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर भेजें।